नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है जीके जीएस का टॉपिक वाइज जो है रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। अपना पहला जो टॉपिक है आज की क्लास का वो है चंद्रयान 3 मिशन। बात करें सबसे पहले पॉइंट की, तो बताइए चंद्रयान मिशन कब छोड़ा गया था चंद्रयान 3 मिशन को। तो देखिए जो चंद्रयान 3 मिशन है ये छोड़ा गया था 14 जुलाई 2023 को। कितने बजे इसको छोड़ा गया था? 2:35 जो है दोपहर में जो है इस चंद्रयान 3 मिशन को जो है लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023। ये तिथि आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें चंद्रयान 3 मिशन को कहाँ से छोड़ा गया था, तो इसको छोड़ा गया था श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। यहाँ से इसको जो है लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इसके अलावा बात करें अगर हम चंद्रयान 3 मिशन की, तो इसको जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो इसको लॉन्च किया गया था LVM3M4 रॉकेट से। इस रॉकेट को भी आपको याद रखना है, LVM3M4। अगर बात करें हम चंद्रयान 3 मिशन, ये चंद्रमा की सतह पर किस तिथि को लैंड हुआ था, तो ये तिथि थी 23 अगस्त 2023। 23 अगस्त 2023 को जो है चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा की सतह पर जो है लैंड हुआ था। और 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें चंद्रयान 3 मिशन जो है ये चंद्रमा के किस हिस्से पर लैंड हुआ था, तो ये हुआ था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर चंद्रमा के चंद्रयान 3 जो है लॉन्च हुआ था। अगर हम बात करें चंद्रयान 3 के टोटल वजन कितना था, तो इसका कुल वजन था 3900 किलोग्राम। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ये 3900 किलोग्राम दो मॉड्यूल में बटा हुआ था। पहला था प्रणोदक मॉड्यूल। प्रणोदक जो मॉड्यूल था इसका कुल वजन था 2148 किलो। और जो इसका दूसरा भाग था वो था लैंडर मॉड्यूल, जिसका कुल वजन था 1752 किलोग्राम। जिसके अंदर लैंडर मॉड्यूल के अंदर ही 26 किलो का एक रोवर भी था। तो देखिए 2148 ये 1752 ये, जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये टोटल बैठ जाएगा 3900 किलोग्राम। ये टोटल वेट था चंद्रयान 3 का। चलिए अब हम लोग जो है कुछ और टॉपिक्स हैं हमारे, उनका भी रिवीजन करते हैं। बात किया जाए अगर बिपरजॉय चक्रवात की, तो इस बिपरजॉय चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया है। बात करें अगर ये जो बिपरजॉय शब्द है, तो ये एक बंगाली भाषा का शब्द है जिसका बंगाली भाषा में अर्थ होता है आपदा। और ये बिपरजॉय चक्रवात कहाँ पर आया है, तो ये जो है हिंद महासागर वाले भाग में जो है बिपरजॉय चक्रवात देखने के लिए मिलता है। चलिए इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक है वो है बैडमिंटन के खेल से संबंधित महत्वपूर्ण जो ट्रॉफियाँ होती हैं, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करें अगर हम बैडमिंटन के खेल में प्रमुख ट्रॉफियों की, तो सबसे पहले आपको याद रखना है थॉमस कप का नाम। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन के खेल से होता है। इसी प्रकार अगर आपसे उबेर कप पूछा जाए तो यह भी जो है बैडमिंटन से संबंधित है। इसके अलावा नारंग कप, यह भी बैडमिंटन की एक इम्पोर्टेंट कप होता है। और चड्ढा कप, चड्ढा कप भी किससे संबंधित है? बैडमिंटन के खेल से संबंधित है। इसके अलावा सफ़ी कुरैशी कप और रहमतुल्ला कप, ये दोनों कप भी किससे संबंधित होते हैं? तो ये दोनों कप भी जो है बैडमिंटन के खेल से ही संबंधित होते हैं। तो बैडमिंटन के खेल से जो संबंधित जो महत्वपूर्ण कप हैं कौन कौन से हैं? थॉमस कप, उबेर कप, नारंग कप, चड्ढा कप, सफ़ी कुरैशी कप और रहमतुल्ला कप। ये सभी कपों के आपको नाम याद रखने हैं। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें बैडमिंटन के खेल में जो महत्वपूर्ण शब्दावली का प्रयोग होता है, वो कौन कौन से जो है महत्वपूर्ण शब्दावली का प्रयोग होता है, तो देखिए बैडमिंटन के खेल में जो प्रमुख शब्दावली प्रयोग में लाते हैं, एक तो सबसे पहले कोर्ट होता है जिस पर जो है बैडमिंटन का खेल खेला जाता है। इसके अलावा लॉन्ग सर्विस शब्द भी इसी से खेल से संबंधित है। और फोल्ट शब्द भी इसी से संबंधित है। सर्विस बैडमिंटन के खेल से संबंधित है। और रैली शब्द भी किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन के खेल से ही संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात करें बैकहैंड स्मैश की, तो बैकहैंड स्मैश भी किससे संबंधित है? यह भी जो है बैडमिंटन के खेल से संबंधित है। इसके अलावा लव और ड्यूस, ये दोनों शब्द भी बैडमिंटन के खेल में ही होते हैं। इसके अलावा लाइसमैन, हाई सर्व, ड्राइव, लव ऑल, लिफ्ट और पैन हैंडल पुश, ये सभी शब्द भी जो है बैडमिंटन के खेल में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो एक बार आपको इनको पढ़ लेना है जिससे ये सब याद हो जाएंगे आपको। चलिए आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग याद करते हैं। देखिए अगर बात किया जाए कि राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के जो है पहले बैडमिंटन खिलाड़ी कौन थे, तो इनका नाम था प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण जो है राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर भारत के लिए जो है सबसे पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें साइना नेहवाल की, तो साइना नेहवाल भारत की पहली बैडमिंटन ओलंपिक पदक विजेता है। अगर आपसे पूछा जाए बैडमिंटन में ओलंपिक में सबसे पहले पदक किसने जीता है, तो ये जीता है जो है साइना नेहवाल ने।
इन्होंने जो है 2012 में जो लंदन ओलंपिक हुए थे उसके अंदर जो है साइना नेहवाल ने जो है कांस्य पदक जो है जीता था। इसके अलावा पीवी सिंधु जो बैडमिंटन की भारतीय स्टार है, इन्होंने भी 2016 में जो है रियो डी जेनेरियो में जो बैडमिंटन में जो है इन्होंने भारत के लिए पहला जो है रजत पदक जीता था। तो आपको पीवी सिंधु और साइना नेहवाल दोनों का नाम याद रखना है। इसके अलावा पीवी सिंधु ने जो है भारत के लिए 2 जो है ओलंपिक पदक विजेता भी हैं। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, एक इन्होंने रजत पदक और एक इन्होंने इसके साथ में कांस्य पदक जो है जीता था। चलिए अब हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनका हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनईएफटी। तो देखिए एनईएफटी का क्या मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये किसकी फुल फॉर्म होती है, एनईएफटी। ये बैंकिंग से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली है। इसके अलावा अगर हम बात करें CIBIL, ये भी एक इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ये किसकी फुल फॉर्म होती है, CIBIL की। इसी प्रकार ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये किसकी फुल फॉर्म होती है, ICAR की। इसके अलावा अगर हम सार्क की बात करें जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी, तो इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, तो ये किसकी फुल फॉर्म होती है, सार्क की होती है। और अगर हम बात करें SIDBI, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी और इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सिडबी की क्या फुल फॉर्म होती है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। इसी प्रकार बात करें अगर हम SEZ की फुल फॉर्म क्या होती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। अगला हमारा जो फुल फॉर्म है NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो NCERT की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसी प्रकार UNHCR की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़। तो UNHCR की फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़। इसी प्रकार अगर हम बात करें RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS। इसके अलावा एक हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका नाम है नेस्कॉम। नेस्कॉम की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। तो नेस्कॉम की क्या फुल फॉर्म है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस, और फिर है कंपनीज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें MG नरेगा, जिसको हम लोग मनरेगा के नाम से भी जानते हैं, जो कि 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। बाद में इसका नाम पहले नरेगा था, फिर बाद में इसका नाम 2009 में जो है मनरेगा कर दिया गया था। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो MG नरेगा की फुल फॉर्म भी आपको याद कर सकते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और लास्ट हमारी जो इसमें फुल फॉर्म है वो है IDBI। तो IDBI की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और IDBI की स्थापना हुई थी 1964 में। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो चलिए आइए कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनका भी हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं बाबर द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की। देखिए बाबर क्या था, एक जो है मुगल वंश का संस्थापक था। इसने अपने जो है पूरे जो है शासनकाल के दौरान 4 प्रमुख युद्ध लड़े थे, जो आपसे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। कौन कौन से वो युद्ध थे, सबसे पहला युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध लड़ा गया था। और इसमें बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को जो है हराया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये युद्ध था। इसमें बाबर के द्वारा सबसे पहले जो है तोप का प्रयोग किया गया था, और तुगलमा युद्ध नीति भी बाबर ने इस युद्ध में प्रयोग में ली थी। इसके अलावा बाबर के द्वारा जो दूसरा युद्ध लड़ा गया वो था खानवा का युद्ध, जो 16 मार्च 1527 में जो है ये युद्ध हुआ था। और इसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था, और इसी युद्ध के बाद बाबर ने जो है गाजी की उपाधि भी धारण की थी। अगला जो हमारा युद्ध है वो है चंदेरी का युद्ध। बाबर ने तीसरा कौन सा युद्ध लड़ा था, चंदेरी का, 29 जनवरी 1528 को। और इसमें बाबर ने जो है मेदिनी राय को जो है हराया था। और बाबर के द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था घग्गर का युद्ध, जो 6 मई 1529 को हुआ था। इसमें बाबर ने अफगानों को जो है इस युद्ध में हराया था। और ये इतिहास का ऐसा पहला युद्ध था जो जल व थल दोनों पर ये युद्ध लड़ा गया था। चलिए आइए अब हम लोग जो है अपना अगला टॉपिक का जो है रिवीजन करते हैं। इसके अंदर हम जो है कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों को जो है पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर पंचतंत्र, तो इसमें इसको किसने लिखा है, विष्णु शर्मा ने।
प्रेम वाटिका किसकी किसकी रचना है, तो ये रसखान की रचना है। मृच्छकटिकम को किसके द्वारा लिखा गया है, शूद्रक के द्वारा। और कामसूत्र किसकी रचना है, वात्स्यायन की रचना है कामसूत्र। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है, प्लिनी है। इसके अलावा दश कुमार चरितम ये किसकी रचना है, तो दश कुमार चरितम दंडी की रचना है। इसी प्रकार दयभाग ये किसकी रचना है, तो दयभाग है जिमुत वाहन की रचना। दयभाग ये आपको एक अलग से याद करनी है। एक बार हम इन किताबों को दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, प्रेम वाटिका रसखान, मृच्छकटिकम शूद्रक, कामसूत्र वात्स्यायन, नेचुरल हिस्ट्री है प्लिनी की, दश कुमार चरितम है दंडी की, और दयभाग है जिमुत वाहन की। चलिए आइए इसके बाद हम लोग जो है कुछ प्रमुख उद्योग और उनके लिए कौन सा स्थान जो है प्रसिद्ध है। तो बात करें जैसे अगर हम लोग हीरा कटिंग की, तो हीरा कटिंग के लिए जो है कौन सा स्थान फेमस है, तो जो सूरत शहर है गुजरात में वो हीरा कटिंग के लिए फेमस है। इसी प्रकार अगर हम एल्यूमिनियम उद्योग की बात करें तो रेणुकूट जो सोनभद्र जिले में उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह जो है एल्यूमिनियम उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। इसी प्रकार अगर तांबे की बात करें तो इसके लिए खेतड़ी राजस्थान जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। और सूती वस्त्रों की बात करें तो सेलम जो है सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता है। चलिए आइए जो है अब हम लोग जो है अपना अगला टॉपिक जो कि हमारा है कुछ प्राकृतिक अम्ल और उनके स्रोत जो है इसको जो है पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करें एक तरफ प्राकृतिक स्रोत, दूसरी तरफ उसमें कौन सा एसिड या अम्ल उपस्थित होता है। तो बताइए सिरके में कौन सा एसिड होता है, तो इसमें होता है एसिटिक अम्ल। इसी प्रकार संतरा या नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड होता है। इमली में पूछा जाए कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, टार्टरिक अम्ल। और टमाटर में पूछा जाए तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इसी प्रकार दूध में कौन सा एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है, और दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से नापते हैं। और अगर आपसे चींटी के डंक या बिच्छू के डंक में पूछा जाए तो मेथेनोइक अम्ल या जिसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल के नाम से जानते हैं, तो ये जो है चींटी के डंक में या बिच्छू के डंक में होता है। तो देखिए सिरके में एसिटिक, संतरा नींबू में सिट्रिक, इमली में टार्टरिक होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक होता है, दूध में लैक्टिक होता है, और चींटी के डंक में मेथेनोइक एसिड होता है। चलिए आइए अब हम लोग जो है अपना अगला टॉपिक भी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर हम लोग जो है सबसे पहले 31वां जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन था, जो कि 1972 में हुआ था। इसकी क्या विशेषता थी, तो इसके द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 545 कर दी गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर जो है 545 कर दी गई हैं, तो ये 31वां संविधान संशोधन था 1972 में। आपको पता होगा लोकसभा जो है संसद का जो है निम्न सदन या इसको हम अस्थायी सदन के नाम से भी जानते हैं। और लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्षों का। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। देखिए अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स लिखी गई हैं जो आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको भी आपको पेपर में जाने से पहले एक बार देख के जाना है। बात करें अगर हम सबसे पहले एसएमएस, तो एसएमएस जो है इसका फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। इसी प्रकार एसएमटीपी, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए बैंकिंग में शब्द इस्तेमाल होता है आईएफएससी कोड होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड ये किसकी फुल फॉर्म होती है, आईएफएससी की फुल फॉर्म होती है। इसके अलावा केसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, किसान क्रेडिट कार्ड। और केवाईसी का क्या फुल फॉर्म होता है, नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर किसकी फुल फॉर्म है, केवाईसी की। इसी प्रकार एक शब्द होता है फेमा, FEMA। यह भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ये किसकी फुल फॉर्म होती है, फेमा की होती है। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होती है। सीआरटी की फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब होती है। और वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है, विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज ये किसकी फुल फॉर्म होती है, वायरस की फुल फॉर्म होती है। तो दोस्तों ये आज की हमारी जीके जीएस की एक रिवीजन इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगे कमेंट करके आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें।